आज हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का उत्पादन या फिर प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पे बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो साउंड वेव्स होते हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की यांत्रिक तरंगे हैं। मतलब इनका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं। और एक चीज आप ये भी पता होगा आपको कि आपका ये जो साउंड है उनका जो प्रोपगेशन होता है, संचरण, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों टाइप के मीडियम पे हो सकते हैं। और चूंकि इसको आपने लॉन्गिट्यूडनल कहा है, अनुदैर्ध्य कहा है, तो इनको माध्यम की भी आवश्यकता है। और माध्यम में जब ये चलते हैं तो माध्यम के कण ध्वनि संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। जिस दिशा में तरंग चल रहा होता है, ध्वनि तरंगे, उसी दिशा में उसके कण कंपन करते हैं। अब अगर आप ये भी जानते हैं और आपको पता भी होगा कि हम आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के 3 प्रकार हो सकते हैं अगर डिस्कस करें तो। पहला आता है श्रव्य ध्वनि, जो हम सुन सकते हैं। इनका रेंज 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के रेंज का है। और उसके बाद आपके पास अल्ट्रासाउंड है, पराश्रव्य ध्वनि। इसका जो आवृत्ति है वो 20,000 से ज़्यादा होता है, इसको हम नहीं सुन पाते। चमगादड़ हैं, कुछ कीड़े होते हैं और कुछ चिड़ियाएं हैं जो इसको सुन सकते हैं। उसके बाद है अश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासाउंड। इसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे बड़े बड़े बॉडीज, हेविनली बॉडी जब वाइब्रेट करते हैं, जब कंपन करते हैं, तो ये ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ये भी हमें सुनाई नहीं देती। ये व्हेल सुन सकते हैं, हाथी के लिए भी है। ये सब इस अश्रव्य ध्वनि को या इंफ्रासाउंड वेव को डिटेक्ट कर पाते हैं, सुन पाते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक था कि प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड कैसे करें, तो इसकी 2 विधियां हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो विधि है उसको पाइजो विद्युतीय दोलित्र कहते हैं। ठीक है। तो चूंकि ये प्रयोग किया जा रहा है, ऑक्सीलेटर है, तो इसके आउटलाइन क्या होंगे, पहले हम लोग उद्देश्य लिखेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके लिए? इसके लिए आप लिखेंगे पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करना। इसका थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या होगा इसका? इसका सिद्धांत पाइजो विद्युत प्रभाव, इसका जो सिद्धांत होता है वो ये पाइजो विद्युत प्रभाव व इसके व्यतिक्रम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो ये पाइजो है, इसका अर्थ होता है प्रेशर। ठीक है, पाइजो कहिए या पीजो कहिए, इसका जो अर्थ हुआ वो उसका मतलब क्या है, हम लोग इसको दाब से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये जो क्रिस्टल होते हैं, एक ठो पाइजो इलेक्ट्रिक टाइप के क्रिस्टल होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, टूरमेलिन है और रोसेल सॉल्ट होते हैं। क्वार्ट्ज है, टूरमेलिन है और रोसेल सॉल्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक चीज ये भी जान लीजिए आप कि ट्रांड्यूसर क्या होते होंगे। ट्रांड्यूसर वास्तव में एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जो एक प्रकार के ऊर्जा को दूसरे प्रकार के ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये दोनों बातें। तो यहां पे जो दाब ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा वो ट्रांड्यूसर होगा। ठीक ठीक, मतलब दाब से में परिवर्तन करना है और विद्युत ऊर्जा, जो दाब ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, इसे ही पीजो विद्युत प्रभाव कहेंगे। और इसका उल्टा भी किया जा सकता है, इसको व्यतिक्रम दिशा में चलाया भी जा सकता है। इसका मतलब जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर आप विभव आरोपित करेंगे तो क्रिस्टल में दाब ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। इसका सिद्धांत पाइजो इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है वो पाइजो विद्युत प्रभाव
और उसके व्युत्क्रम सिद्धांत पर आधारित है। पाइजो विद्युत प्रभाव आप समझ गए होंगे। ये पाइजो विद्युत प्रभाव कहने का मतलब है दाब ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या क्रिस्टल के सिरों पर विभव लगा दीजिए, विभव लगाने से उसके अंदर दाब उत्पन्न हो जाएगा। इस पर यह आधारित है। अब देखिए, अभी तो थोड़ा सा और इसमें जो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसके बारे में थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर लूँ आपको। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के केंद्र पर धनात्मक व ऋणात्मक आवेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है आपके पास, उसके केंद्र पर धनात्मक ऋणात्मक आवेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, या ये कह सकते हैं उनका जो कुल आवेश है वो शून्य होता है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। एक डायग्राम में दिखा दूं आपको, ये डायग्राम, ये देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह सेंटर होते हैं यहीं पे। क्लियर है बात? और ये पॉइंट P दे दिया है मैंने, और इसको मैंने पॉइंट Q दिया है। अब जब P और Q पर दाब आरोपित किया जाता है तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का केंद्र इस तरीके से विस्थापित हो जाएगा। और जब ये विस्थापित हो जाते हैं तो देखिए, एक और माइनस हो गया, एक और प्लस हो गया, तो क्या होगा? पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा पीजो विद्युत प्रभाव है। यहाँ पे P और Q पॉइंट पे जब आपने प्रेशर लगाया है तो ये सेंटर एक दूसरे से दूर हो गए, अलग हो गए, तो क्या बन गया? पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा फिर से वापस चलते हैं। अभी हम लोग संरचना की बात करेंगे। अब संरचना के लिए आपके पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, यहां एक टैंक सर्किट होता है। ये एक टैंक सर्किट है। इस टैंक सर्किट में आपका L और C, ये L है इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। और जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो इनकी जो आवृत्ति है उसको हम लोग 1/2 पाई रूट अंडर LC लेते हैं। मतलब ये जो टैंक सर्किट है इतना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। ठीक? और क्या करेगा? ये एक एसी वेव प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा, एक एसी तरंग उत्पन्न करता है, जिससे यहां एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर से वो जो एसी वेव बना है उसको हम लोग एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक? और एम्पलीफाई करने के बाद ये फीडबैक परिपथ के निर्गत भाग का कुछ हिस्सा वापस टैंक सर्किट पे आ जाता है। यहां से ये वापस टैंक सर्किट पे भेजा जाता है, जिससे निर्गत आयाम या शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है? अब क्या करते हैं? ये जो इंडक्टर है यानी कि फीडबैक सर्किट है, आपका ये जो ट्रांजिस्टर है और ये जो टैंक सर्किट है, इन दोनों को हम लोग अपने सर्किट में यूज कर लेते हैं। टैंक सर्किट में जैसे आपको पता है कि ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। ठीक है? यहां इंडक्टर कितना लिया है हमने? L1, ये कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हमको C की वैल्यू चेंज करनी है, ये, और C की वैल्यू चेंज करके लगभग 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकते हैं। 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर लेंगे। यहां L को फिक्स रखेंगे आप, L1 को, और C को चेंज करेंगे। अब क्या करिए? इस टैंक परिपथ के स्विच को के द्वारा यहां स्विच को ऑन कर दीजिए। तो जैसी स्विच को ऑन करेंगे आपका ये टैंक सर्किट ये हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब जैसी कनेक्ट हुआ, इस L1 पर, ये जो L1 है यहां बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो यहां इसके कारण L2 पे, इस L1 के कारण इस L2 पे करंट इंड्यूस्ड हो गया, धारा प्रेरित हो जाता है। ठीक है? धारा यहां पे प्रेरित हो जाएगा। और इसका कनेक्शन कहां है? इस प्लेट A और B है, जिसके बीच में
आपने अपने पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को रखा हुआ है। और देखिए यहां एक इंडक्टर L3 भी दिख रहा है, ये वाला। और इस L3 को इस L2 के साथ भी, चूंकि यहां करंट इंड्यूस हुआ है, यहां धारा प्रेरित हुई है, तो L3 में भी धारा प्रेरित हो जाएगी। और इस L3 में जो प्रेरित हुई धारा है उसको हम लोग बेस पे आरोपित कर देंगे। इसके यहां ये जो बेस है ट्रांजिस्टर का आपका, उससे कनेक्ट कर देंगे। और यहां जो ये उत्सर्जक होता है, ये उत्सर्जक को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसको ग्राउंडेड भी कर सकते हैं। और ये जो आपका कलेक्टर रीजन है, इसका कलेक्टर टर्मिनल है, उसको इस टैंक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है आपका L3 से ये जो ट्रांजिस्टर है और जो वापस टैंक सर्किट से कनेक्ट हुआ है, ये आपके फीडबैक सर्किट टाइप का कार्य करेगा। ये है इसकी संरचना। देखिए L1 और C, और L1 के साथ इसका कपलिंग हुआ है, और L2 के साथ L3 का कपलिंग हुआ है। L3 को ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिए हैं, एमीटर को ग्राउंडेड कर सकते हैं, या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका स्विच है। अब अगला टॉपिक है इसकी कार्यविधि का, वर्किंग का, काम कैसे करता है। तो जब आप स्विच S को यहां ये ऑफ कर दिया, मतलब यहां से कनेक्ट कर दिया, बंद कर दिया, तो आपका ये जो कैपेसिटर C है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका आवेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो इसके पश्चात क्या होगा, ये जो इंडक्टर L1 है, प्रेरकत्व L1 से होकर के ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। यहां प्रेरकत्व L1 से आपका ये जो पूरी तरीके से आवेशित संधारित्र होता है वो अनावेशित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर प्रेरण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जैसा LC ऑक्सीलेटर में आपने देखा है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसके मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसके संयुग्मी ये जो L2 इंडक्टर है उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने लगेगा। तो फैराडे के नियम से हमको पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे जो अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब अल्टरनेट करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपने प्लेट A और B पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो जो कि प्लेट A और B पर क्या करेगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा। और चूंकि ये अल्टरनेट है, प्रत्यावर्ती है, इसलिए इसकी दिशा लगातार बदलते रहेगी। और लगातार विभवांतर बदलने से इसके अंतर दापांतर उत्पन्न हो जाएगा, दाब उत्पन्न होगा। जिससे क्रिस्टल में ये जो टैंक परिपथ के अनुसार एक यहाँ पे वैल्यू को एडजस्ट कर करके एक निश्चित आवृत्ति के कंपन को आप उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ L2 के साथ एक दूसरा इंडक्टर L3 भी संयुग्म होता है इसके साथ ये कपल्ड होते हैं। और ये जो L3 है उसको ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर देते हैं। और ये फिर वापस क्या कर देगा, वापस यहाँ पर के यहाँ बेस में अप्लाई करने के बाद कुछ वापस इस कैपेसिटर को आवेशित करने के लिए काम करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार आपके क्रिस्टल में क्या करेंगे, आप प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। यह है आपका पहली विधि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने की। कौन सी विधि, पाइजो इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर। ये डायग्राम है, इसका नाम समझ गए होंगे आप। यहाँ से आपने इसको एक बार चार्ज करेंगे, फिर यहाँ से डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस होगा, अल्टरनेट करंट लगेगा। अल्टरनेट करंट से A और B में आपने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने से पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण क्रिस्टल के अंदर दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा और C के मान में परिवर्तन करके आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के या फिर ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंग के रेंज का
साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी जो विधि है उसके भी यही आउटलाइन है। यह है चुंबकीय विरूपण दोलित्र, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑक्सीलेशन। इसका उद्देश्य भी वही लिखेंगे आप, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करना। इसका सिद्धांत क्या लिखेंगे? चुंबकीय विरूपण मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव पर आधारित होता है। क्या है ये? जूल ने 1847 में इस प्रभाव के बारे में बताया। जूल ने इस प्रभाव के बारे में हम लोगों को बताए हैं, जिसके अनुसार जब लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण को, ध्यान रखिएगा, जब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं तो क्षण की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर क्षण की लंबाई परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिए, 1847 में जूल के अनुसार से मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव क्या है? तो आपने कहा कि जब लौह चुंबकीय पदार्थ की क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि क्षण की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर क्षण की लंबाई में परिवर्तन हो जाती है। यही क्या है आपका? यही आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है। और ये जो लंबाई में परिवर्तन है वो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और क्षण के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, इस घटना को या इस प्रभाव को चुंबकीय विरूपण प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लंबाई में परिवर्तन समांतर रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से। दूसरा, ये जो लंबाई में परिवर्तन है वो क्षण का जो नेचर ऑफ द मटेरियल है, रॉड का नेचर ऑफ द मटेरियल है उस पे और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, ये एक रॉड ले लिया है आपने, यहां देखिए ये रॉड है। ठीक, यहां एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निकिल या स्टील कह सकते हैं, उसका एक क्षण है और यहां इसको बिल्कुल इसके मिडिल में यहां कहीं क्लैंप कर दीजिएगा। ये यहां से इसको क्या करना है? क्लैंप कर देना है, क्षण के बीचों बीच क्लैंप कर देना है और दोनों सिरों पर दो कुंडली लगा दीजिए, L2 और L3। ये दो कुंडली लगा दिए हैं L2 और L3 इसके दोनों सिरों पर, और इसके मध्य में एक कुंडली के साथ में एक डीसी सोर्स को कनेक्ट कर दीजिए इसके बीच वाले पार्ट में यहां। अब क्या होगा? ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यहां से इसका पर्याप्त चुंबकनशीलता देते रहेगा, मिलते रहेगा, है ना, इसका मैग्नेटाइजेशन होते रहेगा। अब यहां पे ये जो कुंडली आपका, ये जो इंडक्टर L3 है, उसको अपने ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दीजिए और ये जो ट्रांजिस्टर है वो इसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। मतलब अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका कनेक्शन बेस से हो गया, यहां बेस से कनेक्ट हुआ तो मतलब इसका एम्पलीफाई हो जाएगा, ये एम्पलीफायर टाइप का हो गया। और ये जो इंडक्टर L2 होता है उसको इसके संग्राहक से यहां C से कनेक्ट कर दीजिए, कलेक्टर से L2 को कनेक्ट कर देते हैं यहां पर। अब उसके बाद यहां से आप पहुंच गए अब L2 पे। देखिए ये इसको मैग्नेटाइज करेगा L1, L3 इंडक्टर है, इसको बेस से कनेक्ट करेंगे ताकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर टाइप का काम करे और इसके कलेक्टर को L2 से कनेक्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर है? और साथ साथ इस L2 का रिलेशन एक परिवर्ती धारिता के संधारित्र से जोड़ देते हैं। वेरिएबल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, इसके साथ इसको कपल कर देते हैं, जोड़ देते हैं समांतर क्रम में।
और इस संधारित्र को हाई टेंशन बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करें, जब आप इस स्विच को ऑन कर देते हैं, यहां स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका ये जो कैपेसिटर है वो क्या होने लगेगा, चार्ज होगा। पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद इस L2 में ये अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, अनावेशित करेगा, जिससे इस कुंडली L2 में परिवर्ती धारा प्रवाहित होगा। और इसमें जब परिवर्ती धारा प्रवाहित होने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाने से क्षण के लंबाई में परिवर्तन होगा। तो लंबाई में परिवर्तन होने का मतलब क्या, लंबाई में परिवर्तन होने का मतलब इसके लंबाई में इस तरीके से परिवर्तन हुआ, इस तरीके से, मतलब यहां कंपन उत्पन्न हो गया। और जब इसमें कंपन उत्पन्न होगा तो इसके जो आसपास के कण होंगे, इस रॉड के आसपास, यहां हम बात करते हैं, यहां क्षण पे इसके आसपास के कण भी इस क्षण के साथ इसी की आवृत्ति से कंपन करने लगता है ना। और इस कंपन की आवृत्ति को इस परिवर्ती धारिता के संधारित्र की सहायता से बदला जा सकता है, क्योंकि F का मान 1/2 पाई रूट अंडर LC के हिसाब से होता है ना। तो वहां C के मान को इस तरीके से बदलेंगे कि 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति उत्पन्न कर सके। अब यहां क्षण की लंबाई में जब परिवर्तन होगा तो L3 से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कहां लग जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस से आधार में लगेगा। और आधार धारा में परिवर्तन होगा, और आधार धारा में परिवर्तन होने से कलेक्टर में चेंज हो जाएगा, संग्राही धारा भी परिवर्तित होगी। इस प्रकार से क्षण में लगातार कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। वापस संधारित्र के पास गया, संधारित्र फिर आवेशित हो गया, आवेशित होने के बाद यहाँ पे प्रेरित धारा लगा, प्रेरित धारा बहने से क्या होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कंपन करने लगता है। और कंपन करने से यहाँ प्रेरित धारा में या विद्युत क्षेत्र में चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र बदलने से यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको बेस में लगा देंगे और ये प्रक्रिया लगातार होते रहेगा। तो ये है आप लोग का प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड के लिए। अब बात करते हैं डिटेक्ट कैसे करें, पता कैसे लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए एक तो कुंड ट्यूब मेथड है, ठीक है, और आप सेंसिटिव फ्लेम मेथड भी यूज कर सकते हैं, थर्मल डिटेक्शन मेथड भी होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड भी है। डिटेक्ट करने के लिए कुंड ट्यूब मेथड का, सेंसिटिव फ्लेम मेथड को, थर्मल डिटेक्शन मेथड को और क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड को यूज करते हैं। यहां जो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड है, इसमें भी पीजो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाएगा, ताकि प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उससे विभव बनेगा, और विभव से धारा बनेगी, उससे उसके मान को या उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं, अल्ट्रासाउंड है, इसका उपयोग आप लोग सर्जरी में कर सकते हैं, और इसके इंटरनल बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को देखने में भी यूज करते हैं, और अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट में भी करते हैं, और प्लास्टिक को वेल्डिंग करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी क्लीनिंग करने के लिए भी कर सकते हैं, और हिडन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर क्लीन करना है तो भी वहाँ यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग सोनार में भी इसका यूज करते हैं। जैसे इसका यूज आप लोग कुछ रोगों को उपचार में भी कर सकते हैं, जैसे गठिया है, आंख का ट्यूमर होता है, उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और किसी पेय पदार्थ, ड्रिंकिंग जैसे एलिमेंट है, जैसे दूध आदि है, उसके बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जिससे आप लोग अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।